तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी, ये सारी चर्चा हो गई है। क्वेश्चंस भी उस पर कराए गए। अभी और करने की जरूरत है, हम फिर से बता रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बेहतरीन चैप्टर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन करा दिया था, चेन रूल वगैरह सब बता दिए थे, प्रोडक्ट रूल सारी चीजें हो गई थी। ठीक है, तो इसका अब डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट पार्ट है आपके पास, और वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या देखने हैं पर एक बार मैपिंग बता दे आपको, इसमें कितनी चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ लेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। दूसरा हम इसमें पढ़ लेंगे dy बाई dx एज ए रेट मेजर। आप इसको आसान भाषा में रेट मेजर के भी नाम से जानते हो। ठीक है, तीसरी चीज इसमें एक छोटा सा टॉपिक और ले लें, मान ले एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन के बाद इसमें हम पढ़ लेंगे, मान ले मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का मतलब है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिसिटी लिख लेगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिसिटी के बाद इसमें हम पढ़ेंगे बच्चे मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसी में बहुत सारी चीजें होंगी मैक्सिमा मिनिमा में, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट से सारी चीजें, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये सारी जो जेईई मेंस में आते हैं, बोर्ड में नहीं। ठीक है, और उसके बाद एक चीज और पढ़ लेंगे, और वो है आपका मीन वैल्यू थ्योरम, LMBT, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड रॉलिन्स थ्योरम। ये 6 चीजें जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे। ये आपका पूरा एप्लीकेशन डेरिवेटिव का पार्ट है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हम यहाँ पढ़नी पड़ेंगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तब जाके इसके क्वेश्चंस को हम डील कर पाएंगे। पढ़ाने का इस बार तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले हम लोग टेंजेंट्स नॉर्मल पढ़ेंगे। मान लो आप इसमें फ्लेक्सिबल हैं, आप कोई भी पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात, आप ऊपर नीचे करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल या जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन वहीं पे कुछ हम आपको PYQ यानी इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट वाइज है वहीं पे कराते चले जाएंगे, फिर दूसरे पे चलेंगे। और जब सारे चैप्टर हो जाएंगे तो 2-3 क्लासेस जितना आप कर सकते हो आप ही को करना है, जितना आप कर सकते हो उतना आपसे डिस्कशन चलेगी। तो इसमें मान लो सबसे पहले इस दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, मान लो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल ही पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आगे चलेंगे। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पहली बार इस चैप्टर को आपने पढ़ा था क्लास 11 में। कहां पढ़ा था? मतलब इसके बारे में पढ़ा था बेसिकली। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल अगर थोड़ी सी याद हो तो आपने पढ़ा था कोनिक सेक्शन में। अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो नहीं पढ़ा होगा। एनसीईआरटी में तो केवल आपको अगर सर्कल की बात की जाए तो सेंटर और रेडियस निकालने को पूछा था, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने को पूछा था। हाँ, अगर दूसरे बुक्स पढ़े होंगे तो उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ उसको मिक्स करके कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डिराइव किया होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाला होगा, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट निकाले होंगे। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। अगर पढ़ी है तो, नहीं पढ़ी है तो कोनिक सेक्शन जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ाएंगे तो वहां फिर पे पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे उस चीज का ज्यादा यूज नहीं है, थोड़ा मोड़ा यूज है, जो बताएंगे ध्यान से समझ लेना। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में अगर हम पहली चीज पढ़ने जाए तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। क्या बच्चे? स्लोप ऑफ लाइन या स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट भी एक तरीके का लाइन है, ये बात सभी लोग मानते हैं, कोई दिक्कत है? अच्छा, अब एक फिगर हम बना देते हैं आपके लिए और थोड़ा सा समझना है कि क्या है। जैसे मान ले आपके पास एक y = f of x कोई फंक्शन है ऐसा, और हम इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं P पॉइंट, जिसकी कोऑर्डिनेट हमने x1, कितनी ले लिया है? y। ठीक है, यहां पे अगर एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करें जो इसको ऐसे टच करके जा रहा है वैसे, ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये अगर इसको टच करके जा रहा है तो इसको आप क्या बोलते हो? टेंजेंट बोलते हो। क्या बोलते हो? जो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा बना, क्या बना रहा है? कितना एंगल बना रहा है? थीटा। ये थीटा जो है ना यहाँ पे वो कहलाता है इंक्लिनेशन। क्या कहलाता है बच्चे? और ये थीटा कैसे मेजर करते हैं ये भी समझ ले। मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मेजर्ड इन दी पॉजिटिव
डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस टेकन एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिखा है बच्चे? टेकन एंटी क्लॉक। हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा, क्लॉकवाइज नहीं ले सकते। सर क्या कहना चाह रहे हो, हम फर्क थोड़ा बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए फिगर हमने यहाँ ड्रॉ किया और हम लाइन ऐसे खींच रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बस लाइन खींच रहे हैं, तो बताइए इधर थीटा कहाँ है? ये वाला थीटा, ये वाला थीटा, अंदर वाला बाहर वाला? बाहर वाला। बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ, ये बाहर वाला ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सिस। इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सिस कहने का मतलब है कि हमको इधर की तरफ देखना है और ऐसे वापस आना है। समझ रहा है? यानी जैसे अगर हम बोल दें ऐसा कि अगर लाइन ऐसा है तो थीटा किधर है? ए वाला, ये वाला, अंदर वाला। हाँ, बच्चे पूछ लेते हैं, जैसे 11th या छोटे बच्चे जो पूछ लेते हैं सर ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। नहीं, हमने नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं लिखा, हमने लिखा इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सिस। शायद यही चीज है जिसके चलते रे ऑप्टिक्स भी बच्चों का खराब हो जाता है, क्योंकि साइन कन्वेंशन कैसे याद रखते हैं? लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पॉजिटिव उस डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं जो रे के डायरेक्शन में जा रहा होता है, और नेगेटिव होता है जो उसके अपोजिट जा रहा होता है। रे कहीं से भी आ सकता है, लेफ्ट राइट कहीं से भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका इंक्लिनेशन क्या कहता है? क्या कहलाता है बच्चे? अच्छा अच्छा, अगर ये इंक्लिनेशन है तो इसका क्या रोल है? तो यहां से हम निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या निकालते हैं? अब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो बेसिकली हम पढ़ रखे हैं वो हम आपको अगर याद दिलाएं तो 11th में हमने पढ़ रखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट tan थीटा होता है। क्या होता है बच्चे? क्या होता है? लेकिन यहां हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ रहे हैं। हाँ, ये tan थीटा ही, जिसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये tan थीटा ही आपको यहाँ पे dy by dx होगा। क्या होगा? यानी dy by dx यहाँ हमें क्या देगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे? P पॉइंट। किस पॉइंट पे? समझ पा रहा है? अच्छा, अगर ये मान ले पॉइंट नहीं दिया जाता है अगर लाइन, तो एक और इसका फॉर्मूला होता था, अगर आपको याद हो हम लिख देते हैं यहीं पे, लाइन के में पढ़ते थे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस, सारी चीजें एक साथ लिख रहे हैं, कभी भी कोई भी जरूरत पड़ सकती है। ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या कहलाएगा? अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो एक और लाइन इससे गुजरती है जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने का? यानी एक लाइन ऐसे गुजर रहा होगा, ध्यान देना थोड़ा सा, ऐसा आया ना? इसके बीच एंगल कितना बन रहा होगा? और ये क्या कहलाएगा बच्चे? नॉर्मल। क्या कहलाएगा? ये क्या कहला रहा है? टेंजेंट। क्या कहला रहा है? ये जो नॉर्मल कह रहा है इसका भी स्लोप होगा कुछ, इसका भी कुछ स्लोप होगा। सर कहां है? ये वाला कुछ रहा होगा थीटा 2, तो इस नॉर्मल का स्लोप जो होगा वो tan थीटा 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर यहां से हम आपसे पूछे तो आप बोलोगे ना कि सब स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आप यहां लिख रहे हो वो हमारा tan थीटा 2 होगा। क्या होगा? लेकिन सर dy by dx के टर्म में क्या होगा? तो अगर आप लाइन का कंसेप्ट याद रखें कि जैसे ये मान लो टेंजेंट है, टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है नॉर्मल का, है ना? तो मान ले स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है mt से रिप्रेजेंट कर रहा है और स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो mn से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट -1 आता था। क्या आता था? नहीं आता था तो जान ले कि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होता था तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट कितना आता था, और पैरेलल होता दोनों का स्लोप क्या होता था? इक्वल। पढ़ रखा है? नहीं पढ़ रखा है? नहीं याद है तो जान ले कि 2 लाइन या 10 लाइन या 20 लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या होंगे, और अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। देख हम विजुअली थोड़ा प्रूफ करवा रहे हैं। 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा 2, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, तो इधर tan लेगा तो tan 90 प्लस थीटा cot थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नेगेटिव का। किसका? हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा हो गया? और इधर tan थीटा 2 जो कि m2 है। क्या है? और इसको तुम लिखा माइनस cot थीटा, जो ऊपर नीचे लिख सकता है 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन, तो ये -m हो गया इधर। क्या हो गया? जो इधर जाके m और मल्टीप्लाइड बाय उसका m2 कितना आया? -1। प्रूफ हो गया। 11th में प्रूफ कराया जाता है। लेकिन यहां याद रखेगा कि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका प्रोडक्ट कितना आने वाला है, तो हम डायरेक्ट लिखे अगर यहां से, ये हो गया आपका स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यहां से समझेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो आपके पास आता है बच्चे -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy by dx एट पॉइंट P। हाँ या ना? वो इसी का आगे नेगेटिव, तो इसको आप लिखते हो -dx अपॉन कितना? dy अपॉन एट पॉइंट P, एट पॉइंट
बात समझ में आ रहा है? ये आपका क्या कहलाया? स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब कुछ जरूरी बात, इतनी बातें क्लियर है? अब यहां कुछ जरूरी बात ये है कि अगर कोई टेंजेंट जो है किसी कर्व पे अगर हम टेंजेंट डालते हैं किसी पॉइंट पे और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, किसके पैरेलल आ जाए, तब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जैसे ही आएगा थीटा जीरो, थीटा क्या होगा, तो tan थीटा भी क्या होगा, तो dy बाई dx भी क्या होगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? यानी अगर क्वेश्चन में बोले कि किसी पॉइंट पे, अगर किसी कर्व के किसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट डाला है और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर कोई कंडीशन दे हमें निकालने को, कोई वैल्यू दे निकालने को, तो हम क्या बोलेंगे, dy बाई dx क्या कर दो। और अगर बोले कि y एक्सिस के पैरेलल, तो थीटा कितना हो गया 90, तो tan थीटा क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, तो dy बाई dx क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, dy बाई dx क्या हो गया, तो dx बाई dy क्या हो गया, जीरो। फंक्शन हमें मारना ही नहीं हो, बचाना होता है कि यहां हम dy बाई dx नहीं निकाल पाएंगे, तो क्या हम बोल देंगे कुछ पॉसिबल नहीं है? हाँ पॉसिबल है, dx बाई dy पॉसिबल है, जो कितने के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। समझ पा रहा है? यानी दो बातें यहां समझेगा, इफ tangent at p on curve on y equal to f of x is parallel to x axis, parallel to x axis, then dy by dx is equal to 0। dy by dx कितना होगा बच्चे? रीजन यहां लिखेगा as थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू आल्सो 0। बोल आया? और उसी तरीके से if tangent is perpendicular to x axis, perpendicular to, और क्या बोल सकता है बच्चे, parallel to y axis, एक ही बात है। देन क्या लिखेगा यहां, dx by dy क्या होगा बच्चे, 0। dx by dy क्या होगा, इसके लिए कंडीशन लगाएगा dx by dy 0। रीजन क्या है, as थीटा इज इक्वल टू 90, तो tan थीटा किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। किसको अप्रोच करेगा, तो cot थीटा किसको अप्रोच करेगा बच्चे, 0 को। तो cot थीटा का मतलब यहां क्या आ जाएगा बच्चे, dx by dy इक्वल टू कितना, 0। रीजन समझ में आया? इस दोनों में कोई कंफ्यूजन है? ये हमने आपके लिए लिखा क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। लेकिन कहानी किसकी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। वो कैसे बनता है उसकी चर्चा होगी, नोट करेंगे फटाफट। थोड़ा सा ऊपर मिटा रहा बस, 2-3 पॉइंट और ऐड करना। अच्छा, इसमें एक चीज और समझ, कुछ बातें याद रखेगा, वैसे निकालने को 11th वाले बच्चे निकालते हैं कि अगर कोई टेंजेंट जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है दोनों एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो उसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो +-1 होता है। क्या होता है, यानी एक एंगल हम कहना चाह रहे हैं 45 डिग्री, तो हो जाएगा +1 कितना, और एक 135 डिग्री तो कितना हो जाएगा, -1। उम्मीद करते हैं समझ आया सभी को, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ ये है कि अगर कोई टेंजेंट है जो इक्वल इंटरसेप्ट ले रहा है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो कट कर रहा है वो दोनों क्या है, बराबर, तब उसका dy बाई dx की वैल्यू -1 आती है। क्या आती है, याद रखेगा। ये सब सॉल्व करके भी तुम ला सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर है कि इस चीज को याद रखो। यानी इसी में अगला पॉइंट ऐड करेगा, इफ द टेंजेंट at any point on the curve is equally inclined to both axes, then इस केस में dy बाई dx कितना होगा बच्चे, +-1। याद रहेगा, प्लस कब रहेगा, जब 45 डिग्री, माइनस जब 135 डिग्री। अच्छा, अगली बात जो हमने बोली, इफ द टेंजेंट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट on both axes, then
इस केस में dy बाई dx जो होगा वो आपका हो जाएगा केवल -1 ए। अच्छा एक और कमाल की बात जो हम ऑब्जर्वेशन जो बता रहे हैं वो समझना थोड़ा सा कि dy बाई dx तो उसी समय संभव है जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना। लेकिन कभी कभी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी होता है, फिर भी उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर पाते हैं। काफी कंट्राडिक्टिंग है ना कि कभी कभी किसी पॉइंट पे फंक्शन मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट, लेकिन फिर भी हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने में सक्षम है। हम बस एक एग्जांपल से इसको समझा सकते हैं। कैसे? अब थोड़ा इसको समझाने जा रहा है, समझना कि एक कर्व मान ले, एग्जांपल के तौर पे ले रहा है x की पावर 2/3, x की पावर, इसका जब तुम कर्व ड्रॉ करते हो ना बच्चे तो ऐसा कर्व ड्रॉ होता है। जीरो पे अगर आसपास देखेगा तो ऐसा जाता है कर्व, x की पावर 2/3 का कर्व ऐसा दिखता है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जब तुम देखोगे तो एक शार्प कॉर्नर बन रहा है, और यहां पे अगर शार्प एज बन रहा है तो यहां फंक्शन डिफरेंशिएबल, लेकिन ये जो y एक्सिस है ध्यान से देख, इस पॉइंट पे टेंजेंट है। कुछ जरूरत नहीं है, बस बता रहे, दिमाग में आ गया तो बता दे रहे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी पॉइंट पे फंक्शन अगर डिफाइन नहीं है तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन पे हम टेंजेंट नहीं डाल सकते, हम डाल सकते हैं, वहां निकल सकता है हमारा टेंजेंट। ये एक थोड़ा सा अलग सा, मतलब आप केमिस्ट्री के टर्म में बोलो तो एक्सेप्शन जैसा दिख रहा है, इसलिए बस हम आपको कर्व के हेल्प से बता रहे हैं कि यहां देख शार्प एज बन रहा है, लेकिन यहां टेंजेंट डालना संभव है। क्या तुम dy बाई dx नहीं निकाल सकते क्या इस फंक्शन का? निकाल सकते हो। कहां नहीं निकाल पाओगे? जीरो पे नहीं निकाल पाओगे। सोच, जब इसका तुम डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा? 2/3 x की पावर -1/3, जो कि नीचे जाएगा x की पावर 1/3। तो जब वहां जब x तुम जीरो रखोगे तो 1/0 आ जाएगा। तो यहां फंक्शन डिफाइन, जीरो पे फंक्शन डिफाइन, लेकिन देख है टेंजेंट तो है, दिख पा रहा है। जो हम कहना चाह रहे हैं समझ, बस हम सुन ले, बस दूसरा कुछ खास यूज नहीं है, अच्छी मतलब ठीक है, कुछ अलग ऐसा कुछ बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये दोनों पॉइंट क्लियर है? ठीक है, नोट करेगा फटाफट। यार ये तो इलेक्शन वाले पागल कर दिए यार, ये तो अच्छा हुआ हम लोग के सोसाइटी में घुसते नहीं है, नहीं तो सही में तो जीना आराम कर देते। झाड़ू लगवा लगवा के, कमल खिला खिला के लोग पागल कर दिए हैं यार। तुम लोग क्या लगता है किसको जाना चाहिए इस बार एमसीडी? काम तो कर, लेकिन क्या मतलब टेक्निकली अगर थोड़ी सी बात की जाए तो क्या लगता है तुम्हें किसको जाना चाहिए? मतलब थोड़ा इंटेलेक्चुअल बातें, अगर नेता की तरफ इंटेलेक्चुअल नहीं, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी, बीजेपी को जाना चाहिए। क्यों? पहले तुम दोनों पत्थरबाजी कर लो। देख हमें नहीं पता कौन सा, देख इलेक्शन बड़ा ये पॉलिटिकल चीज है, हमें मेरे समझ से बिल्कुल बाहर की चीज है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस बार एमसीडी आपको जाए। रीजन ये है कि साले पूरा साल लड़ते रहते हैं कि एमसीडी उनका है, एमसीडी उनका, काम कुछ नहीं हो रहा है। वो बोल रहे हैं एमसीडी बीजेपी की है, ये बोल रहे हैं सरकार आपकी, दोनों एक ही को दो और बोलो काम करो चुपचाप। साले इन लोग के नाले नहीं 2-2 साल में बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी का है, बीजेपी का नहीं, सरकार आपकी है, एक ही को दो और तब बोलो करो काम। वो कह रहे हैं हमारे कर्मचारी का सैलरी नहीं मिल रहा, वो बोल रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं दिया गया सेंटर के द्वारा। कैसा तबीयत तुम्हारा? जूस पिया कल? थोड़ा फ्रेश लग रहा है, थोड़ा और लेके आ थोड़ा सा। देख 3-4 महीने की बात है, उसके बाद कॉलेज में अगर ग्रुप खराब मिल गया ना तो वैसे भी नशा करके पड़ा रहेगा, ठीक है? हाँ बता, अरे फैक्ट हम तुम लोग से, तुम लोग बच्चे थोड़ी, हम लोग ना, हम नहीं छुपाते किसी से। जो सच्चाई है तुम्हें अवगत करा के जा रहे हैं। दुनिया में तुम्हें बनाने वाले कम मिलेंगे, बर्बाद करने वाले बहुत मिलेंगे। पैसा दे के तुमको बर्बाद करेंगे। वहां ट्रेंड है कि पहले 10 दिन खिलाओ, जब उसको आदत पड़ जाए तो पूरे साल खाओ। सिंपल रूल है।
जब उसको आदत पड़ जाएगा तो अपने लिए तो खरीदेगा, तो तुम चिपके रहो। ये रूल है वहां का, बता रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं अभी 3-4 महीने समय है, उसके बाद तो जिंदगी जन्नत और जहन्नुम दोनों एक साथ बनेगी। ठीक है, मिटा दे। चलिए, ये तो बात हो गई किसकी, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हम बात करेंगे इसके इक्वेशन की, कि इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो अगला डालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, एट हम मान लेते हैं P पॉइंट पे हम ले रहे हैं जिसकी कोऑर्डिनेट हम x1 कितना ले रहे हैं y1, आप इसको x0 y0 जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। तो जो यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनता है, आप जानते हैं टेंजेंट एक लाइन है, टेंजेंट क्या एक, और एलिमेंट थोड़ी याद हो तो एक फॉर्म होता था जिसको आप स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते थे। क्या बोलते थे, जब लाइन का स्लोप दिया रहता था और वो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा होता था, तो यहाँ एक पॉइंट से पास हो रहा है, कौन सा पॉइंट है, x1, y1। यानी अगर फिर से एक छोटा सा फिगर बना दे आपके लिए, तो ऐसा एक स्लोप कर्व है, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है, ये P पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट x1, कितने बच्चे y1। हमें इसका क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। तो ये P पॉइंट से गुजर रही है, एक पॉइंट से गुजर रही है, और इसका स्लोप हमने निकाल रखा है कितना, dy/dx। क्या निकाल रखा है इसका स्लोप, इसका स्लोप हमारे पास कितना है बच्चे, dy/dx। किस पॉइंट पे, P पॉइंट, आया ना। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के क्या लगा देंगे बच्चे, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई कितना, x माइनस इज इक्वल टू dy बाई एट पॉइंट। आप इसी को सिंपलीफाई करके बुक में ऐसा लिखता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट पॉइंट कितना बच्चे, p मल्टीप्लाइड बाई कितना, x माइनस। यही आपका क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, ये x एक्सिस के पैरेलल कब होगा, जब dy बाई dx 0 होगा, यानी ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। y इज इक्वल टू y1, y इज इक्वल टू, ऑब्वियस ही बात है, y इज इक्वल टू y1 लाइक y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू, एक लाइन सीधा हो गया ऐसा, दिख रहा है, इमेजिन कर पा रहा है, समझ पा रहा है। अच्छा, अगर इसी में अब हम आपसे पूछ ले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या पूछ ले बच्चे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो क्या फर्क है, फर्क क्या है, पॉइंट तो अभी भी वही है, बस इसका स्लोप चेंज हो जा रहा है। इसका स्लोप क्या हो जा रहा है, तो इसका इक्वेशन अभी भी लिख रहा है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई कितना, x माइनस इज इक्वल टू -1 अपॉन कितना लिखेंगे बच्चे, dy बाई एट p। आप इसी को लिख सकते हो माइनस dx बाई कितना, dy एट p। आया बात समझ में। हम यही याद रखते हैं ज्यादा, क्योंकि हमें यही बेहतर लगता है, हम इस तरीके से, क्योंकि निकालना तो हमें वैसे भी प्रोपेंसिटी dy बाई dx में ही है, dx बाई dy हम निकालते कहां ज्यादातर, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये उस समय हुआ जब कर्व हमारा y और x में ही दिया, लेकिन कभी कभी अगर हमें कर्व जो है वो किसी पॉइंट पे दे, निकालने को दे, लेकिन वो फंक्शन जो है वो पैरामीट्रिक फंक्शन क्या हो। अब अगर पैरामीट्रिक फंक्शन है तब उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालें, समझ रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारा इक्वेशन है वो चेंज हो जाता है। अब अगर मान ले थोड़ी देर के लिए कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको बता रहे हैं, कि पहले इस पे कुछ 1-2 क्वेश्चन करा दे, हाँ इसी पे, ठीक है, पहले देख लो थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे, उसके बाद हम आपको बताते हैं, उसको लेके चलेंगे। इसमें तो सारे अच्छे ही क्वेश्चन दिए, अपनी मर्जी से बना। हाँ, मान ले फाइंड, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1, -2 एट 1, वेयर कर्व इज, कर्व हमने मान लिया, लिख लिया f of x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। कर्व हमने कितना ले लिया, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। इसका हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो हम इसमें सबसे पहले निकाल रहे हैं क्या बच्चे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें यहाँ चाहिए dy बाई dx। क्या चाहिए? जिसको आप यहाँ f(x) के भी नाम से जानोगे, हाँ या ना? तो जैसे आप यहाँ से f(x) निकालोगे तो आपको f(x) कितना दिखेगा? 6x - 2 दिखेगा, हाँ या ना? लेकिन ये किस पॉइंट पे चाहिए? 1, -2 पे चाहिए। किस पे चाहिए? यानी आप यहाँ से बोल सकते हो कि dy बाई dx जो आपको चाहिए वो 1, किस पे चाहिए? तो यहाँ जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा 6 और प्लस का कितना हो जाएगा? -2 ही होगा। कितना हो जाएगा बच्चे? बोल आया? अब तुम सोच रहे हो y नहीं आया, आएगा किसी न किसी इक्वेशन में y आएगा, वैसा dy बाई dx आएगा जिसमें आपको y की भी जरूरत पड़ेगी, हमने बता रखा है। तो ये सॉल्व होकर कितना आ गया बच्चे? 4। कितना आ गया? यानी हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा, कोई मुझे डायरेक्ट बता सकता है क्या कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है? हाँ, बस सोचना इतना ही है, -1/। हाँ, वो लाइन वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, फिर से वैल्यू पुट करने की क्या जरूरत है? अगर ये हमारा t है तो ये -1/t है, दैट्स ऑल, हाँ या ना बोल? अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लिखेंगे y - y0। सोच ले, सोच लिया, डिवाइड बाई कितना? x - x1। सोच ले, इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास कितना है? 4। कितना है? जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 4x - 4 माइनस का y -2 इक्वल टू 0। सोच ले, 4x - y - 6 इक्वल टू 0। सोच ले, यही लाइन का इक्वेशन है। ये लाइन ही है, टेंजेंट एक लाइन ही है, ये बात पहले ही बता चुके, अभी बताया। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या निकालेंगे बच्चे? जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की चर्चा होगी तो फॉर्मूले में कोई चेंज, बस यहाँ पे -1 कितना आने वाला है? तो यहाँ पे ध्यान से देखते ही आने वाला है माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू इधर आने वाला है 4y प्लस का 8, हाँ है ना? एक साइड लेके जाएगा तो ये x प्लस 4y हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस का 7 इक्वल टू 0। सोच ले, सोच लिया? अच्छा, अगर थोड़ी मोड़ी बातें अगर आपको इंटरेस्ट है तो हम बता देते हैं। बेसिकली स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, थोड़ा सा चीज है जो एक्स्ट्रा है, हम आपको लेके जा रहे हैं डायरेक्ट लिखने के लिए। बेसिकली इसका इस्तेमाल हम करेंगे कि बात यह है कि अगर मान लीजिए आपके पास लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा है, ax + by + c = 0, c = कोई लाइन जो इसके पैरेलल है, कैसा है बच्चे? उसका लाइन का इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकता है ax + by + k = कितना बच्चे? हाँ, ax + by + k। फर्क किस में पड़ेगा? केवल कांस्टेंट में। किसमें? क्यों सर? क्योंकि स्लोप में कोई चेंज। और स्लोप कैसे निकालते हैं? इसी को y = mx + c में कन्वर्ट करते थे। अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, हम ये नहीं बोल रहे कि पूरा याद आएगा, ऑब्वियसली बात नहीं आएगा। बात समझ में आया? और इसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन निकालनी हो तो उसका डायरेक्ट इक्वेशन होता है आपके पास यहाँ पे bx - ay + k = कितना बच्चे? 0। बात समझ में आ रहा है? अब देख, थोड़ा इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। ये 4x था, ये 4 किसके साथ जाना है? y के साथ जाना है। माइनस है तो क्या होना है? प्लस होना है। और ये 1 किसके साथ जाना है? x के साथ जाना है। चेंज किस में आएगा? केवल k में। अरे आया, यानी ax + by + c है तो उसको bx - ay + क्या लिख देगा? k। जरूरत पड़ेगा आगे, अगर थोड़े और अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो इस तरीके के हम डायरेक्ट कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? इंप्लीमेंटेशन बताइए इस तरीके का, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बस इसका हम इंप्लीमेंटेशन तुम्हें बताएं। क्या इतनी बात क्लियर है? नोट करेगा फटाफट। अच्छा, एक चीज और सीख लेगा यहाँ पे, जरूरत पड़ेगी अभी। जैसे आपको जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सब नॉर्मल निकालने को बोलेगा ना तो कभी कभी बोल देगा कि ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है या दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए हमें स्लोप चाहिए होगा, क्योंकि हमें पता होगा कि अगर पैरेलल है तो जो उस लाइन का स्लोप रहा होगा वही इसका भी स्लोप रहा होगा। समझ में आ रहा? तो उसके लिए इसी लाइन को हम कन्वर्ट करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। किसमें? जो आपका क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, याद आ रहा है? y = कितना होता है? mx + c। बहुत फेमस इक्वेशन है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देख, by को इधर छोड़ देंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे, -ax - c हो जाएगा। तो y = तुम्हें ऐसा दिखेगा, -a/b मल्टीप्लाइड बाई कितना? x और प्लस -c/b। ये जो क्वांटिटी है यही क्या कहलाएगी? आपकी स्लोप कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगी बच्चे? y इंटरसेप्ट। हमें इससे ज्यादा लेना देना नहीं है। ये याद रखेंगे कि अगर कोई लाइन है और उसके कोई पैरेलल परपेंडिकुलर है तो हम यहां से उसका स्लोप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग -a/b। जरूरत नहीं याद करने का, आपको हम प्रोसेस बता दिए कि y को इधर छोड़ दो, बाकी सबको उधर लेके चले जाओ, उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अच्छा, हम अगली चर्चा इसमें कर रहे थे कि अगर ये
पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है। किस में दिया है बच्चे? पढ़ के आए हम डिफरेंशिएशन पैरामीट्रिक फॉर्म का। तो उस केस में हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा उसकी चर्चा है। पैरामीट्रिक कहने का फॉर्म कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास जो कर्व है वो कुछ ऐसा दिया है कि y जो है आपके पास, मान लीजिए हम कौन सा ले रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म यानी जैसे मान लीजिए आपके पास y इक्वल टू कोई पैरामीटर ft दे दिया ऐसे ही, और x इक्वल टू कुछ gt दे दिया। क्या दे दिया बच्चे? x इक्वल टू, और हमसे पूछ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ, तो आप सोचोगे कि सर पॉइंट तो दिया ही नहीं, पॉइंट दे दिया। कैसे दिया अब समझना, पहले फॉर्मूला लिखिए। तो इसका फॉर्मूला होता है y माइनस एफ टी डिवाइड बाई एक्स माइनस कितना इज इक्वल टू, यहां आ जाता है एफ डैश टी अपॉन कितना बच्चे? जी डैश टी। उम्मीद करते हैं एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी सभी को दिख गया होगा कि डी वाई बाई डी एक्स है। क्या डी वाई बाई? तो सर ये एफ टी कैसे आप बोल रहे हो कि सर एक पॉइंट है? ये किसी टी पे तो देगा ना निकालने को। जब उस टी को उस फंक्शन में रखेंगे तो हमें क्या देगा? पॉइंट ही तो देगा। बात समझ पा रहे? जैसे एक क्वेश्चन हम समझा रहे हैं आपको कि जैसे एक आपके पास क्वेश्चन है, मान लो ले लेते हैं अपने पास पैरामीट्रिक फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, टू दी कर्व। कर्व हमारे पास दिया है x इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर दिया है 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस कितना दिया है? टी स्क्वायर, एंड y इज इक्वल टू आपके पास दिया है बच्चे 2a क्यूब, ब्रैकेट के अंदर दिया है 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस कितना दिया है? टी स्क्वायर, एट पॉइंट फॉर विच, एट पॉइंट फॉर विच t इज इक्वल टू हमें दे दिया कितना? 1/2। t की वैल्यू कितनी दे दी? 1/2। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? वो पॉइंट निकालना पड़ेगा, और उस पॉइंट पे dy बाई dx निकालना पड़ेगा, हाँ है ना? तो हम पहले निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन में देखिएगा ध्यान से थोड़ा। एट t इज इक्वल टू कितने पे बच्चे? 1/2 पे हम निकाल रहे हैं सबसे पहले y। क्या निकाल रहे हैं? तो y जब रखेंगे तो आ जाएगा 2a, और यहां भी आएगा 1/8, 1 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1/4। सोच लिया? तो यहां जब सॉल्व करेगा तो ये 2 4 जा कट जाएगा, और यहाँ 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 5/4, यहां से कितना आ गया? 5/4, और यहां से आ गया a/4, कितना आ गया? तो यहां से 5a अपॉन 16 दिख रहा है। सोच रहे कितना दिख रहा है? 5a अपॉन, अरेंज हो सकता है क्या? और कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे? एक बार देख ले। 2a t क्यूब है ना, 1 प्लस टी स्क्वायर, रुक जा, 2a t क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर एट t इक्वल टू 1/2, y की वैल्यू इसकी आ रही है a/5। कैसे? 2a t क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर फॉर विच y इज इक्वल टू, अच्छा एक सेकंड रुक, थोड़ा x निकाल। x अगर निकालेगा तो x आएगा कितना? 2a t की जगह क्या रखेगा बच्चे? 1/2, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 बाई क्या लिखेगा? टी स्क्वायर। ओके सॉरी, अच्छा 1/2 ही तो है, हाँ ठीक है, टी स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/, तो ये सॉल्व करेगा तो 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 5/, 1/2 का भी तो स्क्वायर है, x वाली कहाँ पे? यहाँ पे, अच्छा ये भी 1/4 ही है। ओके ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है, देख यहाँ से आ रहा है कितना? 2a/4, थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से 4 प्लस 1 5/4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5/, तो ये हमारे पास a मान ले 2 से काट दिया, तो ये 5a अपॉन 8 आ रहा है। 5a अपॉन कितना आ रहा है? 8, और ये कितना आ रहा है? 5a अपॉन 16। ठीक है, गलत दिया है, बहुत गलत दिया है, अपने को इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए पॉइंट आ गया अपने पास, छोड़ दे, ये अपने पास x आ गया और क्या आ गया? y आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब हमें dy बाई dx से क्या चाहिए? अब अगर हम dy बाई dx निकाले यहां से, तो सबसे पहले dy बाई dt निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो dy बाई dt हमारा कहां से निकलने वाला है? यहां से।
2a तो कांस्टेंट है, 2a क्या है बच्चे, देख हम थोड़ा डायरेक्ट जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। ये ts क्यूब को हम अंदर लेके चले जाते हैं, प्रोडक्ट रूल से बच जाते हैं, तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर, कितना आ जाएगा, और एक t क्यूब जाकर t स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर t की पावर 5 बना होगा, तो ये 5 जो होगा 5t की पावर 4, सोच ले इतना आया होगा। ठीक, उसी तरीके से हम dx by dt भी निकालते हैं, 2a फिर से 2a और यहाँ पे t स्क्वायर अंदर के जाके 2t बन गया होगा, और ये t स्क्वायर ये 4t क्यूब बन गया होगा, सोच लिया। तो हम अगर dy by dx निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चे, तो dy by dx निकालते हैं, तो dy by dt डिवाइड by dx by dt ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से कॉमन हो रहा है t स्क्वायर, कितना कॉमन हो रहा है बच्चे, तो अंदर बच रहा है कितना 3 + 5t स्क्वायर, 3 प्लस कितना, और नीचे से क्या कॉमन हो रहा है t, तो t कॉमन हो रहा है, तो ये बच रहा है 2 प्लस कितना 4t स्क्वायर, इस t से इस t को काट सकते हैं। अब हमें निकालना है dy by dx है t = 1/2 पे, कितने पे t = तो आप पुट करें, तो हमारे पास कितना आ जा रहा बच्चे 1/2 प्लस 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, हाँ या ना बोल, डिवाइड बाई नीचे क्या लिखेगा 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/, सही लिखा। तो यहां से इस 4 से काट दिया, ये 5 आ गया क्या, अरे आ गया 5, नीचे कितना आ जाएगा, ये 2 नीचे आके 10 आ गया, कितना आ गया अभी 10 आया, यहां से गलत 2 + 1 3, अच्छा 3 है, सॉरी, ये कितना हो जाएगा बच्चे 6। हाँ इधर देखेगा आप 4 के 12 5 17 आ गया, 17 आ गया ऊपर, और नीचे का फिर 4 नीचे आ गया, तो इसको हम 24 लिख देते हैं, 17 अपॉन कितना हो गया 24, 17 अपॉन 24 हो गया, ये 17 अपॉन 24 हमारा dy by dx आ गया, dy by। अब हम यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने में सक्षम है, लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, समझना y माइनस y1, y माइनस कितना है y1, कितना निकाला था y1 कितना था ये 5a अपॉन 16, 5a अपॉन 16 डिवाइड बाई x माइनस x1 कितना निकाला था 5a अपॉन 8, 5a अपॉन कितना इज इक्वल टू dy by dx कितना है बच्चे 17/24, बोला है 17/24, यहाँ एलसीएम ले सकता है। अच्छा एक काम कर, इसको 10/16 लिख दे, 10a अपॉन क्या लिख दे, लिख दिया। अब तुम्हें एक फायदा दिख रहा होगा, वो दिख रहा होगा कि ऊपर तुम 16y माइनस 5a लिखोगे और नीचे तुम 16x माइनस 10 लिखोगे, 10a क्या लिखोगे, और 16 गायब कर दोगे, सोच लिया क्या, इज इक्वल टू इधर तुम कितना लिखोगे 17/24, बोल आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 17 × 16 x और माइनस का कितना आ जाएगा 170a इज इक्वल टू 24 × 16 y, और इधर कितना लिखेगा बच्चे 24 × 5 20 बच्चे 4 × 5 20, माइनस का 120 लिख दिया, कोई दिक्कत है। अच्छा अब एक साइड लेके आए, एक साइड लेके आए तो हमारे पास ये आ रहा है, अभी उतना ही लिख रहे हैं 17 × 16x, ठीक है, और इसको इधर लेके आए तो माइनस 24 × 16y, ठीक है, और ये इधर आया जब तो प्लस हो गया, कितना हो गया, कितना आ रहा है 58 माइनस का ना, माइनस का 50a इक्वल टू कितना 0, बात समझ में आ रहा है। अच्छा अब और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। फॉर एग्जांपल इस दोनों में से 16 कॉमन कर ले, 5a अपॉन 16 कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बात समझ में आ रहा है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेगा, इसको पलट देगा और माइनस लगा देगा, क्या कर देगा, यानी यहां पे डायरेक्ट अगर लिखे तो ए वाली वैल्यू इधर जाने वाली है, ए वाली वैल्यू इधर आने वाली है, और बीच में प्लस बैठने वाला, और चेंज कौन सा होना है, केवल के, समझ पा रहा है, नोट करेगा। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में आता है तो इस तरीके से करेगा। तो आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया रहेगा तो ऐसा कुछ काम होगा। अच्छा अब ये चीज समझेगा इसमें कि ये तो बात हो गई कि जब पॉइंट जो है उसी कर्व पे लाई कर रहा है तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हैं। अगर मान ले जो पॉइंट है वो कर्व से बाहर, कर्व पे, और तब कर्व पे किसी पॉइंट पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना,
यानी हम अगर आपको फिगर से बताएं तो कुछ ऐसी बात है कि हमारे पास कोई ऐसा एक कर्व है, ऐसा मान लीजिए, यहां कोई हमें टेंजेंट निकालनी है ऐसे कुछ, और ये जो है किसी पॉइंट ए कॉमा बी से पास हो रही है। किससे पास हो रही है? ए कॉमा, और हमें इस पॉइंट पे जो कर्व को टच कर रहा है इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। क्या निकालना है? तो कैसे निकालेंगे उसको? तो लिखेंगे इसका टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। यहां एक्सटर्नल पॉइंट हमने क्या लिया? ए कॉमा बी। अच्छा एक बात बता, अगर ये कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो इस पॉइंट को अगर हम p ले ले x1, y1, तो ये बात सभी मानने को तैयार है ना कि x1, y1 जो है वो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, है ना? यानी ये बात आप बोल सकते हो कि यहाँ y1 इज इक्वल टू fx1 होगा। सोच ले, सोच लिया, एज x1, y1 लाइज ऑन कर्व, लाइज ऑन, चूंकि कर्व पे लाई कर रहा है तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा अगर ये बात तय हो गई तो क्या हम यहां से अगर इस पॉइंट का नाम P दे दें और यहां से इस पॉइंट का नाम P दे दिया, इस पॉइंट का नाम Q दे दें, तो क्या हम स्लोप ऑफ PQ निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ PQ? स्लोप ऑफ PQ कितना निकाल सकते हैं? सोच के बता। पहली बात तो x1, y1 पर जो पढ़ा हमने वही पढ़ा कि dy/dx एट x1, y1। हाँ या ना बोल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज है कि ये जो स्लोप ऑफ PQ निकाल सकते हैं वो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं, जो अभी अभी बताया और इसी दिन के लिए बताया, y2 माइनस y1 यानी y1 माइनस a डिवाइड बाई x1 माइनस y1 माइनस b डिवाइड बाई x1 माइनस, ये भी तो स्लोप ऑफ PQ ही है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा? सेम होगा। अरे होगा, यानी यहां से तुम्हें बोल सकते हो कि सर आप इसको y1 माइनस बी डिवाइड बाई x1 माइनस a लिख दो और इसी को इक्वेट कर दो किससे? dy/dx एट x1, क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे ये चीज पता चली हम बाकी काम इसके आगे हम इसकी मदद से कर लेंगे। क्लियर है? अरे स्लोप निकल गया तो बाकी काम तो हो जाएगा, है ना? अच्छा अगली चीज समझेगा इसमें थोड़ा सा। अच्छा एक क्वेश्चन बता दे इस पे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि कंसेप्ट समझ में आए। फाइंड इक्वेशन द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल, द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल normals to the parabola, normals to the parabola। पैराबोला का थोड़ा मोड़ा इक्वेशन पता है ना? नहीं पता तो लिख देते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। क्या लिया हमने? x स्क्वायर इज इक्वल टू ड्रॉन फ्रॉम हमने एक पॉइंट ले लिया बच्चे 1, 2, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 1, कितना 2, 1, 2 से हम क्या कर रहे हैं बच्चे? ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट पे। अच्छा अब एक बात बता कि अगर हमारे पास कोई स्लोप है, अगर पैराबोला की अगर बात करें, थोड़ी देर के लिए एक फिगर बना देते हैं आपके लिए, x स्क्वायर इक्वल टू 4y का, थोड़ी देर के लिए अगर 11th याद हो तो ऐसा दिखता है, ठीक है? अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4y है और इस पॉइंट पे कहीं भी एक पॉइंट हम अपनी मर्जी से मान ले जिसपे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, कहां से? 1, 2 से। कहां से? 1, 2 हमारा इधर कहीं रहा होगा, मान लो 1, 2, जहां पे हमें क्या करना होगा? टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। इमेजिनरी एक चीज है। अच्छा तो एक बात बता, अगर हम कोई पॉइंट मान ले कोई भी पॉइंट मान ले, कोई पॉइंट एक सेटिस्फाई कराने के लिए मान ले h के टर्म में मान ले, अगर हम h मानते हैं, h कुछ भी मान ले, x कोऑर्डिनेट को अगर तुम मान ले h, x कोऑर्डिनेट को कितना मान लिया तो y कोऑर्डिनेट कितना आने वाला है? अच्छा आसान ही रहेगा कि मान ले कोई भी पॉइंट अगर मान लेता है यहाँ पे कुछ भी, जैसे सॉल्यूशन में हम बता दें कि अगर हमारे पास Q भी एनी पॉइंट है, Q भी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, एनी पॉइंट ऑन, तो हम कुछ क्या उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहां जो भी देंगे ना y, अगर y की बात करें तो y इज इक्वल टू हमारे पास देखना x स्क्वायर बाई 4 आ रहा है। सोचना y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई, कोई एक पॉइंट ले ले, मान ले h ले लिया हमने, क्या ले लिया? तो अगर y हम h लिए या x जो भी लिया तो दूसरा वाला टर्म हमारा क्या आने वाला है? h स्क्वायर बाई 4, हाँ है ना? तो अगर h हम ले रहे हैं तो दूसरा वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? h स्क्वायर बाई 4। क्या ये पॉइंट मिल गया? जरूरी नहीं h ले, आप के ले ले, यानी पैराबोला पे जो x कोऑर्डिनेट है अगर उसको तुम h ले रहे हो तो y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? और दूसरा पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट हमारे पास दिया है, हाँ है ना? तो सबसे पहले यहां से निकाल dy/dx। क्या निकाल?
y इज इक्वल टू कितना लिखा आपने एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई, तो यहां से आप dy बाई dx लिखो, क्या लिखोगे, कितना दिख रहा है 2x बाई 4 दैट इज x बाई, कोई दिक्कत है? अच्छा ये dy बाई dx किस पॉइंट पे दिया है हमारे पास, कितने पे 1, दूसरा वाला पॉइंट कितना है 1,2, 1,2, ठीक है। तो हम अभी पहले इसको निकालना है dy बाई dx किस पॉइंट पे हमें ड्रॉ करना है बच्चे, हमने एक पॉइंट लिया ना, क्या लिया h, h स्क्वायर बाई 4, h, h स्क्वायर बाई, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास h है, x की वैल्यू कितनी है, तो जब यहां पुट करेंगे तो ये h बाई 2 आएगा, कितना आएगा, अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बताना आप, ये dy बाई dx निकला। दूसरा अगर हम स्लोप ऑफ ए पॉइंट जो भी निकाले, स्लोप ऑफ पी क्यू निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ क्या ले लेते हैं बच्चे, इमेजिन कर पा रहे हो, पी पॉइंट क्या है 1,2, पी पॉइंट क्या है, और क्यू हमने क्या मान रखा है, इक्वल, बोला यार, अरे इमेजिन कर ले, यहां कहीं क्यू है, ऐसा थोड़ा सा, यहां कहीं क्यू है, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है 1,2 से, 1, समझ रहा है, एक क्यू की कोऑर्डिनेट हमने निकाल ली h, कितना h स्क्वायर बाई, हमें 1,2 से निकालना, ठीक है। अच्छा ये जो dy बाई dx निकला क्यू पे वो इतना निकला, और एक किसका स्लोप निकला इस पी क्यू लाइन का, और लेकिन इस पी क्यू लाइन का स्लोप ऑफ पी क्यू हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं ना, अभी बताया हमने y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस, तो y2 माइनस x1 मतलब h स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 डिवाइड बाई नीचे क्या लिखेगा h माइनस 1, आया ना, कोई दिक्कत है? और एक कितने के बराबर आने वाला है h बाई 2 के बराबर, आया ना बोल, अरे यानी सॉल्व करने जा रहा है यहां से थोड़ा सा, तो h स्क्वायर माइनस का 8 डिवाइडेड बाई h मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी h लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई h माइनस इज इक्वल टू h बाई, बोल आया, यहां से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2h स्क्वायर माइनस 8 गुना कितना 16, बोल आया, यहां से 4h मल्टीप्लाइड h स्क्वायर 4h स्क्वायर, सोच लिया, ए माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई h माइनस का 4h, सोच लिया, अरे सोचा, अच्छा अब अगली चीज सोच, 4h स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर, 2h स्क्वायर माइनस का 4h माइनस का और प्लस का 16 इक्वल टू क्या, सिंप्लीफाई करके s स्क्वायर माइनस 2h प्लस 8 इक्वल टू क्या, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, 8 है तो दोनों का दोनों नेगेटिव रखना पड़ेगा या दोनों का दोनों पॉजिटिव, कोई फैक्टर बन रहा है क्या, सोच जल्दी, माइनस और कुछ गड़बड़ किया क्या कैलकुलेशन में, थोड़ा चेक कर ले एक बार, कुछ गड़बड़ किया क्या, एक सेकंड, सॉरी, हमें निकालना क्या है नॉर्मल, क्या निकालना है, सॉरी हमें क्या निकालना है नॉर्मल निकालना है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, क्या आया बच्चे, हमें यहां क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आएगा -2/h, क्या आएगा -2/h, और उसको -2/h जो आएगा उसको हम पुट करेंगे फिर यहाँ पे, यहाँ कितना लिखना पड़ेगा हमें -2/h, कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ भी कितना आएगा बच्चे, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट में ही लेके चलेगा, -2/h, हाँ आप कर तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ए आ रहा है कितना h3, अच्छा यहाँ कितना आ रहा है माइनस का 8h इज इक्वल टू ए कितना आ जाएगा माइनस का -8h, ठीक है, और कितना आ जाएगा प्लस का 8, ठीक है, 8h कट गया, तो h3 की वैल्यू कितनी आ रही है 8, तो h की वैल्यू कितनी दिख रही है 2, h की वैल्यू कितनी दिख गई, तो अगर ये 2 है तो अगला पॉइंट क्या है 2 है, अगला पॉइंट क्या है 1, 2 पॉइंट निकल गया, स्लोप आपके पास है क्या, अरे स्लोप है नहीं है, तो स्लोप है तो इक्वेशन ऑफ आपके पास टेंजेंट निकल जाएगा क्या, ये सॉरी नॉर्मल, क्या निकालना है h इक्वल टू 2 आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, q आपके पास आ गए, और आपके पास दूसरा वाला इक्वेशन भी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखोगे, इक्वेशन, अरे यहाँ h की वैल्यू कितनी आई माइनस, अरे यहाँ h की वैल्यू कितनी आई 2 आई, -1 आ गया, क्या आ गया, तो इक्वेशन कैसे लिखेगा y minus y1 that is 1 divided by x minus x1 is equal to minus, अरे नहीं आया, तब इसको जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये -x plus 2 minus x plus 2 is equal to y minus 1, तो ये लिखेगा x plus y, और ये कितना आ जाएगा
इधर जाके -3 इक्वल टू कितना 0। आया, समझ आया? कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो इस तरीके की चीजें भी आ सकती है, ये थोड़े अच्छे बनते हैं। बाकी एनसीईआरटी में तो आपको पता ही है किस तरीके का दिया हुआ है। ठीक है, नोट करेगा थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट। ये -2/h यहाँ लिख लेना। ये आपका क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या बच्चे? स्लोप ऑफ, पलट दिया हमने। किसी के दिमाग में सेकंड थॉट आया क्या? यहाँ पे सेकंड थॉट आया क्या कि सर यहाँ तो आपने पलटा, यहाँ भी पलट दो? नहीं, स्लोप फ्रॉम द 2 पॉइंट का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है? y2 - y1 डिवाइड बाई x2 माइनस, हाँ ये मत कर देना कि सर इसको x2 - x1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 लिख दो, नहीं। अच्छा, एक और बात, इसी में एक कोरोलरी इसी तरीके का हम आपको समझा दे, फिर हम आपको आखिरी पड़ाव पे लेके चलेंगे इसके। कि अगर मान ले कि कोई लाइन दिया हो और उसको टेंजेंट होना हो किसी कर्व पे, तो क्या कंडीशन हो सकता है? जैसे एक लाइन है और एक कर्व है, और बोले कि वो लाइन को उस कर्व का क्या हो जाना है? टेंजेंट हो जाना है, यानी उस लाइन को किसी एक पॉइंट पे उसे क्या करनी है? टच करनी है। तो क्या कंडीशन होगा उसकी अगर चर्चा करें तो लिखेगा कंडीशन फॉर विच, बस एक लाइन ही लिखना है, इसमें ज्यादा नहीं लिखना। कंडीशन फॉर विच ए लाइन, कोई भी लाइन आप ले लीजिए अपनी मर्जी से, ए लाइन इज टेंजेंट और नॉर्मल टू द गिवन कर्व, इज टेंजेंट और नॉर्मल टू ए गिवन कर्व। यानी हम आपको फिगर से बताएंगे, समझेंगे थोड़ा सा, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कर्व है और यहां पे एक लाइन ऐसे गुजर रही है जो टेंजेंट होनी, क्या होनी है? तो मान लो इस लाइन का इक्वेशन ax + by + c = 0 है ना, लाइन का इक्वेशन। अगर इसको टेंजेंट होना है तो ये जो भी पॉइंट है आपके पास, जो भी पॉइंट है, ये पॉइंट अगर मान ले टेंजेंट होना, जिसको हम x1, y1 लिए, तो इस पॉइंट को इस लाइन पे लाई करना पड़ेगा। तो यानी ये ऐसा भी दिखेगा, ax1 + का कितना by1 और + c = कितना। तो इसका जो स्लोप आएगा dy/dx के बराबर आना चाहिए। अभी जो चर्चा किया, ये जो स्लोप आएगा किसके बराबर आना चाहिए? dy/, यानी इस केस में जो dy/dx आना चाहिए आपका किस पे बच्चे? x1, y1 पे, वो बेसिकली बराबर होना चाहिए -a/b के। सोच ले, अभी बताया था और इसी दिन के लिए बताया था। सोचा? अब देख, इसका स्लोप निकालेगा ना, इसको इधर लेके गया, -x हो गया, b से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ये भी स्लोप ही है। तो इस लाइन का स्लोप और ये dy/dx दोनों क्या होना पड़ेगा? बराबर, तभी जाके ये लाइन इस पे टेंजेंट बन पाएगा। नॉर्मल का कंडीशन आपको पता है, इसको उलटना है, हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है? चल, अगली जो चीज इसमें समझेगा वो आपके पास है, ये लिख दो फटाफट जल्दी, 2 लाइन पूरा हम बोर्ड चाहिए हमको, एक ही बार में सब निपटाएंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। अब ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, ये क्या है? पहले उसको समझने के लिए आपको एक फिगर समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। फिगर समझ गए तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
कि जैसे मान ले आपके पास एक कर्व है ऐसा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहां से आप इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हो, जो कि आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ये आगे की तरफ ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन आएगा ऐसे, जो आपका नॉर्मल क्या रहा होगा बच्चे, ये पी पॉइंट है, मान ली इसका नाम टी दे दिया, ये आपने एन दे दिया, तो ये वाली लाइन जो है वो आपकी टेंजेंट कहलाएगी, क्या कहलाएगी बच्चे, और ये वाली जो लाइन है वो आपकी क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, ये मान ले एंगल थीटा बना रहा है, क्या बना रहा है, यहां से एक परपेंडिकुलर डालेगा ऐसा, और इसका नाम दे देगा एस, क्या नाम देते, मान ले ये 90 डिग्री, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सोच लेना बाय ज्योमेट्री, हमने बता रहा कैसे 9th क्लास में पढ़ा, सोच लेना कि अगर ये थीटा है तो ये भी कितना आएगा, थीटा। अब पहले हम टर्मिनोलॉजी की बात कर ले कि टेंजेंट क्या है। ये जो पी टी है यही हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का अगर डेफिनेशन का मतलब हम आपको समझाएं तो कहता है कि द लेंथ बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट द कर्व, यानी ये जो यहां से लेके यहां तक जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या दिख रहा है आपको, पीएन दिख रहा है, लेंथ ऑफ। अब सब टेंजेंट और सब नॉर्मल, सब टेंजेंट और सब टेंजेंट कहता है कि टेंजेंट का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, टेंजेंट का प्रोजेक्शन अलोंग, यानी ये जो टीटी है इसका प्रोजेक्शन यानी एसटी, क्या बच्चे, ये आपका कहलाएगा सब टेंजेंट, क्या कहलाएगा। तो अब उसी हिसाब से बता दे सब नॉर्मल क्या दिख रहा है, एसएन दिख रहा है आपको, सब नॉर्मल। अब ये क्या है, कैसे है, उसकी चर्चा हम करें, ठीक है। हम याद करने की कोशिश नहीं करते तो हम आपको लेके चलते हैं कि किस तरीके से लेके चला जा सकता है। अच्छा एक बात बता, इस पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट x, y ले लिया, क्या ले लिया, तो ये बात बता कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमेशा y है, ये हमेशा क्या है, कुछ चेंज तो नहीं हो रहा, y है हमेशा। बुला उसको, बुला 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 बुला, कैबिन खाली है, पहला वाला नहीं, आपका कैबिन खाली, ठीक है, बैठ, उसमें कोई बैठा है क्या, आपके कैबिन में हाँ नहीं, तो नहीं बैठा तो बैठ आते, कुछ काम कर तब तक, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, बंद कर। हाँ, अब इसमें ये y है। अच्छा, अब जो हमें चीजें निकालनी है वो पीटी निकालनी है और एसटी निकालनी है, क्या निकालनी है, ठीक है। पीटी तो हमें दिख रहा है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज है, हाँ या ना। हम पहले एसटी पे फोकस करते हैं, किस पे, एसटी जो है वो बेस है और एक परपेंडिकुलर, एक क्या है, और बेस और परपेंडिकुलर कौन रिलेशन देता है हमें, tan और cot, tan और, तो थोड़ी देर के लिए मान लिए इसका कुछ नाम दे दिया, इन ट्रायंगल हम ले लेते हैं पीटीएस। हम ये देख पाएंगे कि tan थीटा की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू बच्चे, पी हमारे पास y है, अपॉन नीचे वाली जो आएगी वो st है, हाँ या ना। लेकिन हमें तो st चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो st चाहिए, तो हम यहां से st की वैल्यू क्या लिखेंगे, y cot थीटा, सोच ले क्या लिखेंगे। अच्छा, इसी को हम क्या y dx by dy लिखेंगे क्या, सोच, cot थीटा क्या होगा, dx by, तो हमें अगर लेंथ चाहिए, क्या चाहिए, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट अगर चाहिए तो हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होगी, यानी हमें इसको लिखना पड़ेगा y और यहां लिखना पड़ेगा dx by dy एट पॉइंट p, हाँ या ना बोल, और यहां क्या लगाना पड़ेगा, मोड, हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है। अच्छा, उसी तरीके से अब चला इन ट्रायंगल PNS में, किसमें बच्चे, फिर से अगर तुम tan थीटा लेते हो, क्या लेते हो, तो फिर से P अपॉन B आएगा। अब की बार परपेंडिकुलर क्या है, y है, और बेस क्या है, बहुत बढ़िया, ये y है और ये क्या है, सोच लियो, थीटा के सामने वाला क्या होता है, क्या है बच्चे, SN बाई y, सोचा, अरे सोचा, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहां से तुम्हें जो SN दिख रहा है वो दिख रहा है y tan थीटा, हाँ या ना वो, यानी ये दिख रहा है y मल्टीप्लाइड बाई dy बाई, यानी तुम यहां से बोल सकते हो कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, क्या बच्चे, वो कितना आ रहा है आपके पास, y मल्टीप्लाइड बाई कितना, dy बाई dx, और इसका क्या लगाएगा,
अरे आया, ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकाला, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब हम चलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की तरफ। किसकी तरफ? लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट सभी को दिख रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। यानी तुम बोल सकते हैं कि पीटी स्क्वायर जो है वो टीएस स्क्वायर, अगर यहां लिखे पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू एसटी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। सोच, क्या एसटी निकाल चुका है? क्या पीटी निकाल चुका है? पीटी निकालना है। एसटी हमारे पास कितना बच्चे? वाई स्क्वायर dx बाई dy का और प्लस का, और यहां क्या लगाएगा? तो क्या तुम्हें पीटी की वैल्यू y रूट अंडर 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर दिख रहा है? सोच लिया। उसी तरीके से अगर अब तुम लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालते, क्या निकालते हो बच्चे? तो लेंथ ऑफ नॉर्मल में भी तुम ये चीज लिखोगे कि सर हाइपोटेन्यूज pn है, हाँ या ना बोल? तो सर आप यहां लिखो एसएन स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। सोच ले, तो आप बोलोगे कि सर यहां से pn की जो वैल्यू है वो रूट अंडर आप लिखो वाई स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर, और प्लस क्या लिखो सर? वाई स्क्वायर। यानी सर यहां से आप लिख दो pn, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो y रूट अंडर 1 प्लस कितना हो जाएगा बच्चे? dy बाई dx का, और यहां क्या लगाएगा? ये आपका आया लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ये आपको बुक्स जो पहले पढ़ा होगा वहां ये नहीं देखा होगा, ये एक्स्ट्रा चीजें जो यहां हम पढ़ते हैं। इसमें अभी एक चीज और पढ़ाएंगे, वो बताएंगे एंगल बिटवीन कर्व्स। फटाफट नोट कर, उसको भी खत्म। पूरा हो गया क्या? ऊपर वाला हो गया? चल बस एक चीज और इसमें बता दें लास्ट, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन टू कर्व, अगर दो कर्व है इनके बीच का हमें एंगल निकालना हो तो क्या है? बेसिकली इससे हम कुछ और निकाल के लेके आना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक कर्व मान ले ऐसा है और एक कर्व मान ले ऐसा है, मान ले कर्व 1 है और एक कर्व 2। इसके बीच एंगल क्या होगा? इसके बीच, तो बेसिकली इसके बीच वही एंगल होता है जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट डाला जाता है और उनके बीच जो एंगल होता है। समझ रहा है? यानी हम कह रहे हैं कि अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम टेंजेंट डालें तो इसके लिए टेंजेंट कुछ ऐसे गुजरेगा, और इस कर्व के लिए अगर हम टेंजेंट डालें तो ये कुछ ऐसा गुजरेगा। बोला है? तो ये जो एंगल दिख रहा है यही कहलाएगा एंगल बिटवीन कर्व्स। समझ रहे? अब मान ली इसका जो स्लोप है वो m1 है और इसका जो स्लोप है क्या बच्चे? तो स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था आपने एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन, वही फॉर्मूला यहां आ जाता है कि tan थीटा बेसिकली आपका आता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, और यहां क्या लगेगा? मॉड। क्यों लगेगा? क्योंकि अगर ये थीटा है, अगर ये एक्यूट नहीं आएगा तो हम इधर वाला निकालेंगे 180 माइनस थीटा। क्या निकालेंगे? यानी ये जो एंगल आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए? एक्यूट एंगल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मतलब अगर 60 आया तो ठीक है, 120 आया तो उसको हम 180 माइनस 120 यानी 60 लिखने वाले। समझ रहा है? कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात और, इसमें कुछ बताना चाह रहे थे भूल गए। हाँ, ये एंगल बिटवीन कर्व कहलाए आपका m1 m2 के बीच में। आप इसको m2 माइनस m1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कोई विकट समस्या नहीं है। लेकिन जो बताना चाह रहे थे हम, हाँ इसको आप dy बाई dx के टर्म में भी लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं। dy बाई dx फॉर कर्व 1 ऐसे लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? dy बाई dx किसका? c1 का, माइनस यहाँ क्या लिखोगे? dy बाई dx किसका? c2 का, माइनस 1 अपॉन क्या लिखोगे? dy बाई dx c1, और यहाँ मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx c2। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसको अगर कोई कर्व कभी इंटरसेक्ट किया ही नहीं, हम बोल रहे लिखवा नहीं है, कोई कर्व इंटरसेक्ट, तो उसके बीच में कोई एंगल बनने वाला नहीं। तो किसी कर्व का इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा और तब एंगल निकालेंगे, ये बात पहले तय कर लेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्या करके? हाँ पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसी पॉइंट पे ना टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो पहला काम इक्वेशन इस लाइन के या इस कर्व के बीच का एंगल निकालने का होता है काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। क्या? अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला तभी कर्व इंटरसेक्ट किया, और जब इंटरसेक्ट किया तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, और उस टेंजेंट के बीच का हमने क्या निकाल लिया? एंगल निकाल लिया। और इसमें जो एक स्पेशल चीज हम पढ़ेंगे, जो हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाता है ऑर्थोगोनल कर्व्स। क्या कहलाता है? लास्ट, ऑर्थोगोनल कर्व्स। अब ये ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या कहलाता है? कि जब थीटा 90 हो जाए, क्या हो जाए बच्चे?
तब उस केस में कर्व आपस में जहां इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां जो एंगल बन रहा होगा क्या बन रहा होगा 90 डिग्री। यानी कहा जा सकता है कि कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या लॉजिक है? हाँ, उस पॉइंट में जो टेंजेंट है उनके बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90। तो सर कंडीशन क्या है? m1 डॉट m2 इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि अगर थीटा 90 हुआ तो टाइम 90 नॉट डिफाइंड हुआ, फंक्शन बचाना यानी कॉट थीटा। क्या थीटा? ए नीचे और ए ऊपर। तो ये जैसे ऊपर गया तो नीचे वाला तो जीरो हो नहीं सकता, तो जीरो किसका होना पड़ेगा? इसको। तो m1 m2 कितना होना पड़ेगा? यानी ये याद रखेगा कि dy by dx जो हम कर्व 1 पे निकाल रहे हैं और डॉट dy by dx हम कर्व 2 पे जो निकाल रहे हैं, इस दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? अगर ऐसा आया तब इस कर्व को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल कर्व। क्या ये बात क्लियर है? इतनी चीजें हमें टेंजेंशियल नॉर्मल में पढ़नी। अब इस सारी चीजों पे क्वेश्चन कुछ अच्छे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।